देखिएगा अगली क्लास में रिजल्ट्स कराऊंगा। अच्छा अब हम आ गए इसी चैप्टर के अगले हिस्से में। वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ में आ गया? एनर्जी विच कीप्स द पार्टिकल्स इन मोशन एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पॉइंट याद रखो, वो पढ़ोगे तो वही समझ में और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी कम होगी। इसलिए जो बोर्स आइंस्टाइन स्टेट है उसमें प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं। टेम्परेचर माइनस में चले जाता है, बहुत कम। एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर तब वो स्टेट बनती है। तो टेम्परेचर बहुत कम, जो आपका जो बनता है न्यूट्रॉन स्टार, उसका अगर आप डिटेल पढ़े, आप पहले के जमाने में तो ये 9th 10th कोर्स में था फिजिक्स में, स्टार्स के ऊपर, स्टार्स की डिफरेंट स्टेजेस कोर्स में थी। तो अब वो इस फिजिक्स में से निकाल दिया गया, लेकिन दैट इज वेरी हेल्पफुल। खासतौर से जो लोग उसको समझ के पढ़ते हैं और जब कुरान पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत मजा आता है। कुरान को जब हम बहुत चीजें सामने रख के पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आती है और कुरान की आयतों का मतलब ज्यादा समझ में आता है। अब वो निकाल दिया गया, तो वो जो न्यूट्रॉन स्टार जो बनता है उसमें भी प्रेशर बहुत हाई होता है, बहुत हाई डेवलप होता है, और टेम्परेचर बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम। टेम्परेचर जीरो कभी नहीं होता, कभी किसी का टेम्परेचर, कोई मुर्दा कोई आदमी मर जाए कभी टेम्परेचर जीरो नहीं होगा। टेम्परेचर हर चीज में होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। ये पेन है, आप किसी मशीन में जहाँ पर टेम्परेचर नापा जाता है उसमें डाल दें, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर आ जाएगा कि किस टेम्परेचर पे ये जो पेन है। टेम्परेचर हर चीज में होता है, कम बढ़ती होता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी सराउंडिंग कंडीशन को डिपेंड करता है। तो अब हम आ रहे हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, अब ये दो तरह की है। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका दूसरा नाम भी है, बताओ फ्यूजन किसे कहते हैं? नहीं, फ्यूजन में होता क्या है? मेल्टिंग होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी आप बहुत सी जगह पढ़ेंगे। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एक ही बात है, बात समझ में आई नहीं आई? और ये दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेचुरल बात है कि जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो फ्यूजन में बेसिकली या तो सॉलिड से क्या मिल जाएगा, वो लिक्विड में हाई टेम्परेचर पे, उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, या फ्रीजिंग, अगर इसका उल्टा फ्रीजिंग है तो वो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। ये बात समझ में आई ना? तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये इस स्टेज को कवर करती है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड। स्टेजेस अलग अलग है। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो पहले वो लेटेंट हीट के मायने समझ लो। लेटेंट के मायने छुपी हुई, जैसे कहा था कि हिडन। अब इसे हिडन हीट क्यों कहते हैं? हिडन हीट क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि सारे अपना टेम्परेचर शो नहीं करते नहीं, कभी। हाँ टेम्परेचर शो नहीं करती, राइट। सर किसी स्टेज पे जाके टेम्परेचर हो जाता है? नहीं, ऐसा होता है कि आपके पास एक बर्नर है, उस बर्नर के ऊपर कोई चीज रखी है मेल्ट होने के लिए। आप देखेंगे जो टेम्परेचर उसको हीट कर रहे हैं उसमें थर्मामीटर भी लगा हुआ है, तो आप देखेंगे थर्मामीटर से रीडिंग चेंज हो रही है। जब हीट कर रहे हैं, बर्नर है, क्या होगा कि टेम्परेचर की तो थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अब वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक स्टेज आएगा कि वो रीडिंग बढ़नी बंद हो जाएगी। वो रीडिंग बढ़नी, तो आप देखोगे यार बर्नर बुझ तो नहीं गया, लेकिन बढ़ने तो अभी चल रहा है भाई। रीडिंग तो नहीं बढ़ रही थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर तो खराब नहीं हो गया, लेकिन थर्मामीटर के ऊपर तो अभी 10 पॉइंट और है।
और कहीं से वो भी नहीं खराब हो गया और टूट गया, तो आपको लगेगा, देखने में लगेगा ये हीट नहीं हो रहा, जबकि वो हीट किससे पता चला? बर्नर से पता लगा नहीं हीट हो रहा, वो कहीं पर चेक हुआ थर्मामीटर से। थर्मामीटर को देखे तो लगेगा हीट नहीं हो रहा, बर्नर को देखे तो फिर ये हीट यहाँ कहाँ रही है? हीट तो हो रहा है। तो वो जो हीट होती है, उस स्टेज पे जो हीट होती है, उसको नाम दिया लेटेंट हीट, तेरी छुपी हुई हीट है। हीट तो है, समझ में आई है, लेकिन हमें हीट का पता टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से पता चलता है, और जो भी यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो हमें उसका पता नहीं चल रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि लेटेंट, इसको लेटेंट नाम दे दें। लेटेंट के मायने वैसे भी होते हैं छुपी हुई कोई, जैसे किसी कहते हैं इसमें लेटेंट क्वालिटीज है, यानी इसमें छुपी हुई क्वालिटीज है। किसी बच्चे के बारे में हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर बहुत सारी लेटेंट क्वालिटीज हैं, अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसा लगा उस बच्चे में बहुत सारी हिडन क्वालिटीज हैं जो हमारे सामने नहीं आई। ये वर्ड डेली लाइफ का वर्ड है जो हम फिजिक्स में यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा, आमतौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो हम वर्ड यूज करते हैं तो काफी हमारी डेली लाइफ में भी वो वर्ड यूज होते हैं। अगर वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट उन वर्ड्स के बारे में क्लियर हो तो भी यहाँ भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बात समझ में आ गई? तो लेटेंट हीट जो हमें पता नहीं चल रही, जहाँ पे टेम्परेचर से हीट का पता चलता है हमें पता नहीं चल रहा, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो उस जगह पर ये हीट जो है, अब वो हीट को हम नाप भी सकते हैं। अब कितने को नाप? आपका छोटा सा पीस है आइस का, उसको वो हीट देगा, बेल्ट हो जाएगा। उससे बड़ा पीस होगा, डबल पीस होगा, वो उससे दूसरी हीट लेगा। उससे 4 गुना बड़ा पीस होगा, वो और भी ज्यादा हीट लेगा। तो अगर हम इस हीट को वैल्यू की शक्ल में बताएंगे, इतनी वैल्यू है लेटेंट हीट, तो हमारे पास जो अब मैटर है, जो सॉलिड है या लिक्विड है, उसका मास होना चाहिए। मास बढ़ेगा तो हीट ज्यादा होगी, मास घटेगा तो हीट कम होगी। तो कितना मास ले? पहले जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें यूनिट मास लेते थे। यूनिट इसलिए करते थे कि एक से निकालना आसान है। जैसे आप मार्केट में जाए, बाजार में कोई चीज खरीदने, तो आप जैसे मिसाल के तौर पर क्या नाम है, सेब बिक रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे 4 किलो सेब की क्या प्राइस होगी। खरीदने आपको 2 किलो या आधा किलो या 5 किलो, खरीदने आपको 4 किलो नहीं है, खरीदने आपको 6 किलो है, 8 किलो है। आप 4 किलो की प्राइस ही पूछेंगे। क्यों? कि 4 किलो के पूछो, फिर उससे आप 1 के निकालो, फिर 6 के निकालो, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो आप डायरेक्ट क्या पूछोगे? 1 किलो यूनिट के प्राइस। क्या? यूनिट के प्राइस। भाई ये 1 किलो कितने का है? भाई ये बहुत ही कीमती चीज है, मिसाल के तौर पर सोना। तो आप 1 किलो के पैसे नहीं पूछोगे, तो पता तो बहुत लाखों में होगा, तो आप 1 ग्राम के पूछेंगे, कहेंगे उससे फिर आपको 5 ग्राम लेना है, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? वही इसीलिए तो हम यूनिट, इसी तरह जो हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो डेटास को हम मेंशन करते हैं स्टैंडर्ड के तौर पर, तो वो जो डेटास होती है उनकी कंडीशंस होती है साथ में। तो वो जो मास, वो जो डेटा होती है वो यूनिट मास की होती है और कंडीशन भी साथ में होती है। कंडीशंस में अगर वो यूनिट मास है तो ये लेगा, अगर यूनिट मास वो कंडीशन नहीं है तो फिर क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा। गिवन कंडीशंस में अगर यूनिट मास है तो लेटेंट हीट को बताने के लिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हम पहले मास फिक्स करते हैं। तो पहले यूनिट मास लेते थे, तो चाहे 1 ग्राम हो चाहे 1 किलोग्राम। लेकिन अब क्योंकि हम एसआई यूनिट यूज करते हैं तो डेफिनेशन में भी हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं मास का। क्या? 1 kg यूनिट मास जो होगा एसआई यूनिट में क्या होगा? 1 kg। पुरानी डेफिनेशन आप पढ़िए, यूनिट मास लिखा मिलेगा, उसमें आप 1 ग्राम का भी लिख सकते हैं। लेकिन अब जो हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो एसआई यूनिट यूज करते हैं, तो मास का एसआई यूनिट केजी है। तो यूनिट मास का मतलब लेटेंट, उसके हिसाब से क्या होगा वो 1 kg। कि 1 kg कितनी हीट दे रहा है और 1 kg कितनी हीट दे रहा है, समझ में आ गया? 1 kg, अगर आपको 5 kg का निकालना है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 4 kg का निकालना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का मालूम है, जैसे आप सेब खरीदते हैं, अगर 1 किलो सेब के पैसे मालूम है, आपको जितने किलो के निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो।
ये डिवाइड कर दो, अगर आपको आधा किलो चाहिए तो क्या नाम है उसको आधा कर दो, 1/4 चाहिए तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 kg में कितनी हीट इन्वॉल्व है, तो हमें डेफिनेशन बोल रहा हूं, सुनेंगे बाद में आप नोट करें। ये डेफिनेशन ऐसे भी चलेगी और ऐसे भी चलेगी। तो फिर लेटेंट हीट जो होती है, लेटेंट फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड हो तब भी लेटेंट हीट आती है, और लिक्विड से सॉलिड बने तब भी लेटेंट हीट आती है। वैल्यू सेम होती है। फर्क क्या होता है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं तो उस वक्त हम हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो सब्सटेंस हीट ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो वो हम ठंडा कर रहे हैं, और जब वो चीज ठंडा होती है तो अपने में से हीट रिलीज करती है। क्या करती है, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ में बिठा लो, क्योंकि डेफिनेशन जो आप बुक में पढ़ेंगे उसमें एक ही साइड की डेफिनेशन दे रखी है, जबकि दोनों साइड में हो सकती है। तो मैं पहले ये वाला हिस्सा लेता हूँ ऊपर से नीचे, सॉलिड से लिक्विड। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट। सुन लो पहले, लिखना इतना मत किया करो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। पहले सुनो फिर उसके बाद लिखो, वरना तो आधा वर्ड छोड़ देते हैं, आधा लिख लेना, उससे कंफ्यूजन होता है। द अमाउंट ऑफ हीट required to melt अब अमाउंट बताएंगे, to melt 1 kg of a substance। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये लेटेंट हीट वर्ड जो होता है ये किसके लिए यूज होता है? नहीं, लेटेंट हीट को यूज होता है, लेकिन प्योर चीज के लिए या इम्प्योर के लिए? क्योंकि इम्प्योर में तो चेंजेस पता नहीं क्या क्या होंगी, तो इम्प्योरिटी पे डिपेंड करेगा। जब भी हम लेटेंट हीट वर्ड यूज कर रहे हैं, हम उसकी प्योर की बात कर रहे हैं, इसमें जब सब्सटेंस आए। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सी जगहों पे हम बहुत से लोग अलग इस्तेमाल करते हैं। सब्सटेंस वर्ड कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हम प्योर चीज की बात करते हैं, उसको प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस। सब्सटेंस आ गया, फिर प्योर इम्प्योर कहने की जरूरत। 1 kg ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस कंप्लीटली, क्या पूरा, जब तक पूरा मेल्ट ना हो, ये 1 kg है ना, तब पूरा मेल्ट ना हो। द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस कंप्लीटली इनटू लिक्विड, कंप्लीटली इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे समझ में आएगा, इसमें बहुत सारे टीचर गलतियां करते हैं। जब लेटेंट हीट जहां इन्वॉल्व होती है और टेम्परेचर चेंज नहीं होता, या एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर कहां चेंज नहीं होता, ये तो बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज नहीं होता, प्योर चीज के या मेल्टिंग पॉइंट पे। एक वक्त में प्योर चीज एक काम करती है, या तो स्टेट चेंज करेगी या टेम्परेचर चेंज करेगी, दोनों काम एक साथ में होगी प्योर चीज, ये ध्यान रखिए। तो सॉलिड चीज जब मेल्ट होती है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होता, और वो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता जिस टेम्परेचर पे, उसे क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट। उल्टा करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा, लेकिन हम गलती से बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं तब भी गलत लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से मतलब यही है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनता है ठंडा करने के, लिक्विड से सॉलिड बनता है ठंडा करने के। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब भी कह सकते हैं। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिक्वायर्ड टू चेंज कंप्लीटली या टू कन्वर्ट कंप्लीटली, ये वर्ड आगे पीछे कोई कर सकते हैं, कंप्लीटली। अब यहाँ अमाउंट बताना जरूरी है, तो चेंज कंप्लीटली कितना, 1 kg ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड। अब ये वर्ड थोड़ा सा आगे पीछे, कंप्लीटली पहले बोल दिया बाद में बोल दिया, मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड कंप्लीटली, मैं आखिर में बोल दिया, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर बोल दो, या एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स। अब चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर कहने की जरूरत क्यों नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। पॉइंट क्लियर हो गया ना, दिमाग में बैठ गया आपकी ये टीचर्स को भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ध्यान से सुनिए। इज नॉन एज और, अब इसका और, इसको उल्टा भी, or the amount of heat released, amount of heat released
when 1 kg of a liquid substance, 1 kg of a liquid substance को कह रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये प्योर है. When 1 kg of a liquid substance changes completely into solid, changes completely into at its Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और वैसे बेटर ये है कि उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहें. एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट और विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ये भी कह सकते हैं. इज नोन एज, यानी डेफिनेशन ऐसी भी आएगी सॉलिड से जब हम लिक्विड पे आएंगे उसमें भी आएगी और लिक्विड से सॉलिड पे जाएंगे तब भी आएगी. फर्स्ट ये है कि सॉलिड से लिक्विड में आएंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी और लिक्विड से सॉलिड पे जाएंगे तो हीट और वो अमाउंट सेम होगी. ये कॉमन सेंस की बात है. आपने अपने जेब में 500 रुपए डाले, ये पड़ी बड़ी नहीं सही है. तो जब आप मार्केट में जाके जेब से निकालेंगे तो 800 निकलेंगे क्या? पॉसिबल है. या क्या नाम है, जब निकालना चाह रहे हैं ये 400 निकलेंगे. 500 डाले कितने निकलेंगे? 500 निकलेंगे ना. तो यहाँ पे भी तो यही होगा, जितनी हीट दी थी उतनी तो बाहर निकलेगी. जितनी हीट लेके वो मेल्ट हो रहा था उतनी हीट वापस जाएगा तब सॉलिड बनेगा. ये नहीं है कि हीट लेते हुए तो ज्यादा ली, अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा तो ज्यादा पैसे लूंगा, वो घर में घुसूंगा तो कम दूंगा. ऐसा नहीं होता. ये खुदा के जो है सच्चे बंदे जितनी भी है, तो जितनी हीट लेके मेल्ट हो रहा है जब उल्टा प्रोसेस होगा तो उतनी हीट लेके वो सॉलिड बनेगा. ये ध्यान में रखिएगा. तो इसलिए हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड. तो इसमें दो बातें याद रखनी है. एक तो अमाउंट को हमने फिक्स कर दिया 1 kg और एक सॉलिड से लिक्विड आने में बेटर वर्ड है बॉइलिंग पॉइंट. अगर ये भूल जाए तो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर दे दें और लिक्विड से सॉलिड जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट कह दें हैं. या अगर ये भी याद में रहे तो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर बाकी बात. तो आई एम रिपीटिंग द होल डेफिनेशन. फिर देखो दूसरी डेफिनेशन आसान हो जाएगी आपकी. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of a solid, 1 kg of a solid substance into liquid completely. यानी आधा मेल्ट कर दिया और भी हीट देख रहे कितनी है. कंप्लीटली, ये आधी बात पूरी है. कंप्लीटली मेल्ट हो गया लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई. आगे कौन सा पार्ट है? क्या कंपल्सरी कंडीशन? विदाउट चेंज इन टेम्परेचर या एट इट्स Boiling point. इज नो. और करके ये अलग से लिखना. और करके खाली इतना हिस्सा भी लिख देंगे आपको डेफिनेशन के पूरे नंबर मिल जाएंगे. डेफिनेशन के पूरे नंबर ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड याद होनी चाहिए, लेकिन और करके लिख दें तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज गिवन आउट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज गिवन आउट बाय हाउ मच. क्योंकि जब हम कोई फिक्स अमाउंट को यूज करते हैं डेटा के तौर पे तो उसमें अमाउंट फिक्स होनी चाहिए कि हम कितनी अमाउंट की बात कर रहे हैं. आप कभी मार्केट में जाएं तो आपके जो रेट लिखे होते हैं साथ में नंबर से लिखो होता है, ये अमाउंट लिखी होगी हमेशा. खाली रेट नहीं लिखे होंगे. घी 500 रुपए, दही में 40 रुपए, साथ में लिखा होगा 1 kg या कुछ होगा. फिजिक्स में और साइंस में भी ये मुझे केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी में भी क्यों उसको रेट बताने के लिए मास लिखना, अमाउंट लिखना जरूरी है. द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 kg ऑफ a liquid substance. अब अगर रिलीज कहा है ना तो लिक्विड से सॉलिड में बोलेंगे, सॉलिड टू लिक्विड ही लिखेंगे. अगर आपने लिख दिया अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 kg ऑफ a solid changes into liquid तो ये गलत हो जाएगा. क्योंकि सॉलिड से जब लिक्विड जाते हैं तो रिलीज नहीं होती. क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है. हीट लेता है वो. लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तब रिलीज होगी. तो ये भी बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं. Are you understanding? The amount of heat released or release से क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? Given out by 1 kg of a liquid substance when it changes completely from liquid to solid
बात पूरी हो गई? क्या रह गया? एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट या विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अब आप लिखेंगे इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी पहले वाले हिस्से को भी लेटेंट फ्यूजन कह रहे हैं, उसे को भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहें। आप खाली एक हिस्सा डिफाइन कर दें तब भी सही है, आप दोनों डिफाइन करके फिर लिखें इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स कवर हो गए, ये ज्यादा बेटर है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब बताइए मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन आप मुझे बताइए क्या होगी? लिक्विड से गैस बनना है, लिक्विड से गैस बनना है। अच्छा पहले हमने क्या बोला था? बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, पहले में क्या आएगा? सॉरी पहले में मेल्टिंग पॉइंट आएगा, मैं गलती से बॉइलिंग पॉइंट बोला। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज गलती से मैंने बॉइलिंग बोल दिया। बॉइलिंग तो लिक्विड से गैस में होता है। द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of a solid substance completely into liquid at its melting point। मैंने गलती से क्या बोल दिया? आप उसको मेल्टिंग पॉइंट करें, तो गलती से निकल गया, आप उसको सही कर दिया, मैंने चेक करके मुझे करेक्ट कर दिया मैंने। पॉइंट समझ में आ गया? कम टू दिस पॉइंट लिक्विड। अब हम लेटेंट वेपोराइजेशन पे आ गए। क्या होगी? amount of heat required to convert 1 kg of liquid बिल्कुल 1 kg of a liquid substance into completely into gas। 1 kg of a liquid substance completely into gas without changing its temperature। without changing its temperature। समझ में आया? या at its boiling point। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है, और विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं? at its Boiling boiling point is known as latent heat of vaporization। और दूसरा पार्ट The amount of heat the amount of heat required to convert 1 kg of liquid of a जहाँ से इधर आ रहे हैं 1 kg of a gaseous substance। gaseous substance to 1 kg of a gaseous substance completely into liquid। आगे at its boiling point या without changing in temperature, दोनों से is called latent heat of vaporization। यानी मेल्टिंग के बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, अगर वो हीट चेंज नहीं हो रही। और ये याद रखिएगा दोनों कंडीशन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो तभी वो लेटेंट कहलाएगी। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो लेटेंट कहाँ रहा? अभी वो फिर नजर आ रहा है। लेटेंट जब भी बोलेंगे जब वो छुपा हुआ हो, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हमें नजर नहीं आ रहा टेम्परेचर चेंज से। तो इसके दो डेफिनेशन हैं, दोनों मिला के क्या दो? एक बोल दो, दूसरा अलग से बोल दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ये गिवन नाउ, क्योंकि जब सॉरी एब्जॉर्ब लिक्विड से गैस में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और गैस से लिक्विड आएगा तो ठंडा करेगा। ठंडे होने में क्या होगा? रिलीज करेगा। ये ध्यान रखना। आप ये दोनों वर्ड भूल जाओ तो रिक्वायर्ड दोनों में चल जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of a liquid substance into completely into gas। 1 kg of a liquid substance completely into gas at its boiling point। क्लियर? अपोजिट क्या हो जाएगा? इस कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। माइंड समझ में आ रहा है? पीछे बैठिए, या नहीं आ रहा समझ में? दूसरा डेफिनेशन क्या होगी इसकी उल्टी? वो भी यही है डेफिनेशन, क्योंकि ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे भी। द अमाउंट ऑफ हीट क्या गिवन आउट या रिलीज है ना, या इन्वॉल्व। रिक्वायर्ड नहीं बोलेंगे, इन्वॉल्व बोलेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड बोलेंगे इसको हम दे रहे हैं। तो या तो गिवन आउट बोलो ज्यादा बेटर है, या इन्वॉल्व बोलो। इन्वॉल्व का मतलब दोनों आ जाते हैं, ये देना भी हो सकता है और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाई 1 kg of a gaseous substance into completely into liquid, completely into liquid at its boiling point भी कह सकते हैं और कंडेंसेशन पॉइंट भी कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इजी है, एट इट बॉइलिंग पॉइंट। या अगर ये भूल जाओ
विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये दोनों बातें समझ में आ गई। लेटेंट हीट की दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई कि भाई एक दफा मेल्ट हो रही है सॉलिड से, वहां पे हीट देनी पड़ती है, और सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो वो हीट निकालेगा, रिलीज करेगा, ठंडा होगा जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा। दूध ठंडा होता है तभी वो दूध बढ़ के जमता है वो, और आइसक्रीम बन जाती है। पानी ठंडा होता है, हीट रिलीज करता है, तभी आइस बनती है। तो लिक्विड से सॉलिड में हीट रिलीज हो रही है, और सॉलिड से लिक्विड में हीट देनी पड़ रही है। तो अगर गिवन आउट और रिलीज में कंफ्यूज हो जाओ तो इन्वॉल्व लिख दो। क्या इसमें दोनों वर्ड आ जाए। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या क्या पॉइंट है? तो मास क्लियर हो गया, इसका अमाउंट कितना, अमाउंट 1 kg, ये कंपल्सरी है। दूसरा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कौन विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर को या मेल्टिंग पॉइंट को, चेंज टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवेपोरेशन में, और इसमें जो है क्या नाम है लेटेंट हीट के अंदर समझने में ये पॉइंट है कि इवेपोरेशन होते हुए भी क्या लेटेंट हीट लेना बुक में लिखा है कि वो लेटेंट हीट लेते हैं, जबकि जब कोई चीज इवेपोरेट होती है तो कंपल्सरी कंडीशन है वो ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर वो नहीं रहता। समझ में आया? उस पर आप पढ़ेंगे डिटेल तो आपको बहुत सारे सवाल समझ में आ जाएंगे कि डेजर्ट कूलर गर्मियों में ज्यादा ठंडा क्यों करता है, ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडा करेगा, कम गर्मी कम ठंडा करेगा। गर्मियों में हम पसीना आ रहा है, हम कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? वो सब इसी पॉइंट पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन के ऊपर। गर्मियों के अंदर हम छत के ऊपर पानी क्यों छिड़कते हैं, दुकानों के आगे पानी क्यों छिड़कते हैं, ये सारा इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है। और जब भी इवेपोरेशन होता है वहां पे कौन सा इफेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा इफेक्ट होता है? कूलिंग इफेक्ट। याद रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आएगा। बॉइलिंग में कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। तो लेटेंट हीट का ताल्लुक जो होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, वो सब मेल्टिंग हो रहा है, या लिक्विड से गैस है, गैस से लिक्विड, वहां बॉइलिंग हो रही है। तो जब बॉइलिंग हो रही है तो कूल कहां से हो जाएगा भाई? पॉइंट समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मैं फाइनली इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि इसके बाद आप नोट कर दें, अगली क्लास में लेंगे इंशाल्लाह। द अमाउंट ऑफ हीट हमें बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व इन चेंजिंग, इन्वॉल्व वर्ड यूज कर दिया, गिवन और रिलीज हमने छोड़ दिया। सही वर्ड हम चेंज कर सकते हैं, तो क्या सही वर्ड नहीं है। देखिए जहां गिवन आउट होना चाहिए वहां रिलीज लिखते हैं, जहां रिलीज आना चाहिए वहां गिवन, वहां एब्जॉर्ब लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो जरा सोचना है। सॉलिड से लिक्विड में हम जो चीज है वो एब्जॉर्ब करती है, हीट लेके मेल्ट होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ हीट क्या नाम है इन्वॉल्व when 1 kg of a solid substance completely changes into liquid at its melting point या without changes temperature, एक ही बात बोलेंगे, दोनों कहने की जरूरत नहीं। और ये इस कॉल लेटेंट हीट ऑफ क्या नाम है फ्यूजन, उल्टा भी साथ में लिख दीजिए अलग से। और द अमाउंट ऑफ हीट convert amount of heat released when 1 kg of a liquid substance changes into liquid to solid, 1 kg of a liquid substance completely changes into solid without changing temperature. That is also called latent heat of fusion. बात समझ में आ गई? अब latent heat को फाइनली कर दें। The amount of heat involved when 1 kg of a liquid substance completely changes into gaseous state, ठीक वही पॉइंट, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर या एट इट बॉइलिंग। इन्वॉल्व वर्ड यूज करा है, इन्वॉल्व की जगह क्या कह सकते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट, हीट देगा तो एब्जॉर्ब लिखेंगे, तो लिक्विड से गैस में जाएंगे तो क्या करेगा? रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। रिलीज का मतलब है ठंडा होना, तो गैस से लिक्विड से गैस बनेगा तो ठंडा होगा, तो क्या वर्ड आएगा? एब्जॉर्ब आएगा। सोच लो, ये दिमाग लगाया करो, सही वर्ड यूज। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 kg of a liquid substance when it completely changes from liquid state to gaseous state at its boiling point is called latent heat of
वेपराइजेशन और करके दूसरा पार्ट भी लिखो, और द अमाउंट ऑफ हीट, वापिस आ रहे हैं, इन्वॉल्व, भूल गए तो इन्वॉल्व, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व व्हेन 1 kg ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस कंप्लीटली चेंजेस इनटू लिक्विड। कंप्लीटली, ये होना जरूरी, कंप्लीट। थोड़ा सा रह गया, उसमें जो हीट का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लेटेंट हीट नहीं कहेंगे, लेटेंट हीट का हिस्सा कहेंगे, लेकिन पूरा लेटेंट हीट के नाम से उसको यूज नहीं करेंगे। जब हम लेटेंट हीट करें तो मास यूज ना होना चाहिए। So the amount of heat involved when 1 kg of a gaseous substance changes completely into liquid without changing temperature. या involved word हमें याद ना रहे, the amount of heat release, जो कि गैस से लिक्विड ठंडा होकर बनता है, the amount of heat released when 1 kg of a gaseous substance completely changes into liquid without changing temperature, या completely changes into liquid at its boiling point, या boiling point है, solid से liquid में melting point है, ये ध्यान रखिए। इसी तरह समझ में आ गई डेफिनेशंस? Yes. यानी कि अब इसको आप याद कर लीजिएगा।